हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3 फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग स्टार्ट करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। इफ आई आप अगर आप लोग को आवाज आ रही तो प्लीज बताइए इफ आई एम ऑडिबल टू यू। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2 मिनट्स। अगले 2 मिनट हम वेट इंतजार करते हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे बी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3, 2 लेक्चर उन्होंने फ्राइडे सैटरडे को ले लिए थे। उसी के सीरीज में वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3, दैट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की आज हम लोग बात करेंगे। सो ऑल दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग इन द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IFMTR Lucknow, UP Government guidance more than 1,000 plus candidate for UGC NET in Management, Commerce and Economics. वैसे तो कई बार है, but in the last few years I have been qualified 4 times NET and JRF in Commerce and Management. Published more than 20 research papers in top quality index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation that is all about International Monetary Fund. Before starting the core topic, what is all about the International Monetary Fund? We should have basic idea about WTO. तो मतलब आपको पहले हमने स्टार्टिंग में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पहला लेक्चर पढ़ाया था, सेकंड हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ाया, थर्ड आज हम लोग बात कर रहे हैं WTO की। तो हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब पढ़ा रहे थे ना पहले लेक्चर में, आपको हमने बताया था कि 1930 में, दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसे सभी लोगों को जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दें, पहले क्लास हमने बताया था कि 1930 में जब पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, उस जमाने में हम लोगों ने 1944 में कॉन्फ्रेंस किया था, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। उन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हमने 3 संगठन निकाले थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। बट आईटीओ हैज बीन फेल्ड, आईटीओ फेल्ड हो गया था। उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस करा जेनेवा में, गैट बनाया, गैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन WTO 1995। तो बिफोर स्टार्टिंग द कोर टॉपिक आपको बेसिक बता रहे हैं कि WTO क्या होता है। तो अभी आगे का हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में WTO बता रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे के ट्रेड को लिबरलाइज करने की बात करता है, यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। ठीक है, तो देखिए पूरी दुनिया में अगर बात करें, IMF, वर्ल्ड बैंक, EBRD, ऐसे कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन भी हैं जो कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करते हैं, दे आर डीलिंग विद द मॉनेटरी टर्म्स।
So during that time, we had required certain monetary organizations, certain organization who could manage the policies for entire world. जो ऐसा संगठन की जरूरत थी जो पूरे दुनिया की पॉलिसीज को मैनेज कर सके। तो उसी दौरान हम लोगों ने एक गैट बनाया था, वो गैट को ट्रांसफॉर्म करके WTO बनाया। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक गैट से, अभी आगे पूरा बताएंगे दोबारा। गैट एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में की गई थी बच्चों। उसमें तीन संगठन, तीन संस्थाओं का मेनली बात किया गया था। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो तीनों संगठन 1944 में बने थे। IMF ने 27 दिसंबर 1945 को काम करना स्टार्ट किया था। ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 देख ले। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन आया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह। उसने 1944 से बना, बट उसका जो पहली संस्था थी IBRD, उसने 1946 में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी बच्चों आपको शनिवार को पढ़ा दिया था। आज बात करेंगे ITO। ITO बनाया था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। बट बच्चों क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन किन्हीं कारणों की वजह से फेल हो गया। ITO was failed due to certain problems। तो अब ऐसे समय में जब IMF और IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का IBRD ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन 1945 एंड 1946 रिस्पेक्टिवली। 1945 1946 में काम करना शुरू कर दिया था। अब मुद्दा क्या हुआ बच्चों, अब दिक्कत ये हुई कि हम लोगों को इतनी जल्दी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो पूरे इंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी को मैनेज कर सकें। बट इतनी जल्दी भी हार्ड, हम लोगों के पास समय नहीं था, तो हम लोगों ने एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, नया संगठन नहीं बना पाए। तो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या करा, एक कॉन्फ्रेंस करी जिनेवा में। जिनेवा क्या है, जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस किया 1947 में। 1947 में वी हैव डन वन कॉन्फ्रेंस। दैट कॉन्फ्रेंस नेम वाज जिनेवा कॉन्फ्रेंस। In the Geneva conference, what we have done, we have made temporary multilateral trade agreement was made। तो 1947 में कॉन्फ्रेंस किया, उसमें टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हमने बच्चों बनाया। क्या बनाया, टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट बनाया। वही टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन अ गैट। जो हम लोग आज बात करते हैं गैट WTO की, जो वही गैट हम लोगों का, जो ही टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हमारा गैट बन गया, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इट केम टू द इफेक्ट इन 1948 एंड इट वाज साइंड बाय 23 कंट्री। 23 कंट्रियों ने साइन करके एक समझौता किया, उसको जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट के नाम से जाना गया। अग्रीमेंट आपको पता है कि अग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हमने कुछ ऑफर दिया और आपने कुछ एक्सेप्टेंस कर, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो एक उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटीज बनेगी, वो एक क्या बनेगा, अग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चा। तो गैट, जो गैट का मुद्दा क्या था कि उस जमाने में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ट्रेड में। टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज पे दे स्टार्टेड इंपोजिंग द हाई टैरिफ बैरियर। तो दैट इज द ओनली रीजन कि गैट का मेन काम यही था स्टार्टिंग में, टू मिनिमाइज द टैरिफ बैरियर, इधर रिमूव द टैरिफ बैरियर और मिनिमाइज द टैरिफ बैरियर। या तो टैरिफ बैरियर को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए या तो कम कर दीजिए। खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है। टैरिफ बैरियर क्या होता है, जो टैक्स एंड ड्यूटीज, वट एवर द टैक्स एंड ड्यूटीज विच वी आर इंपोजिंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर। तो during that time most of the developed countries they started imposing the high tariff to the developing country and the LDCs, least developed countries। तो मजबूत देश गरीब देशों से और गरीब विकासशील देशों से टैक्सेस बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिए थे। इसीलिए एक अग्रीमेंट किया गया कि सभी, ताकि आपस में टैक्सेस को रिमूव किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड क्या है, टेम्परेरी अग्रीमेंट ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड रिडक्शंस अंटिल द ITO वाज फॉर्म। ITO फॉर्म करने के बाद उन्होंने टेम्परेरी मल्टीलेटरल ट्रेड टैरिफ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट बनाया था, उसी को ट्रांसफॉर्म करके हम लोगों ने गैट में बना दिया। तो इट वाज साइंड बाय 23 कंट्री। स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे गैट के, 23 कंट्रियों ने समझौते पर साइन किया था जनवरी 1948।
This temporary agreement provided the basis for international trading system for 47 ईयर। ये 1947 से लेकर प्लस 47 करेंगे 1994, 47 साल 47 ईयर ये टेम्परेरी अग्रीमेंट के बेसिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन नेट में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट कॉमर्स में कई बार पूछा जा चुका है कि इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन नहीं था, ये एक समझौता था। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्री वर नॉट कॉल्ड मेंबर्स बट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ये याद रखिएगा बच्चा, जो गेट के मेंबर्स हुआ करते थे उनको हम लोग मेंबर कंट्री नहीं कहते थे, उनको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहते थे, क्योंकि आपको पता है ये एक समझौता था और अग्रीमेंट में वी हैव ऑलवेज टू पार्टी, ऑफर एक ऑफरी होता है, एक जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो जो अग्रीमेंट, तो उसी के बाद क्या बनता है, जो एक्सेप्टेंस लेता है और एक ऑफर जो करता है, तो इसी के बाद अग्रीमेंट बन जाता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर बोलते थे, बट गेट के मेंबर्स को भी यूज टू कॉल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट। इट वॉज लिमिटेड टू रिमूवल ऑफ टैरिफ्स द ट्रेड ऑफ गुड्स। ये टैरिफ बैरियर्स पे लिमिटेड था। क्या? केवल टैरिफ बैरियर्स ऑन ट्रेड इन गुड्स की बात करते थे, सर्विसेज को एक्सक्लूड नहीं किया गया था। बच्चा ये नोट कर लीजिएगा, सर्विसेज गैट में बहुत बाद में आई हैं, स्टार्टिंग में वी वर मोर कंसर्न अबाउट द टैरिफ बैरियर्स ऑन ओनली गुड्स, और गुड्स में भी ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम गैट 1947। गैट 1947 में केवल टैरिफ बैरियर की बात करी गई गुड्स की, और गुड्स में भी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द गैट। अब आगे बात करेंगे, देखिए यहां आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा क्या होता था कि 1947 में हम लोगों ने मल्टीलेटरल ट्रेड कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद 1948 में गैट बना लिया, 1948 में वी हैव बीन फॉर्म्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो मुद्दा क्या हुआ बच्चा कि जब भी प्रॉब्लम्स होती थी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इश्यूज रेज हुआ करते थे, हम लोग एक जगह पर मिलते थे, उसी जिस जगह पर बैठ के मीटिंग किया करते थे उसी जगह के नाम पर क्या पड़ता था, राउंड, उसी को बोलते थे। इसीलिए डब्ल्यूटीओ में गैट में बहुत सारे राउंड्स हुए। राउंड्स का मतलब है जिस जगह पर बैठ के हम लोग मीटिंग करते थे। अब मुद्दा क्या होता था कि हमने एक बार टैरिफ बैरियर की बात कर ली कि इतना इतना टैरिफ बैरियर सब लोग लेंगे, बट क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो हम लोग दोबारा उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक जगह पर मिलते थे, जिस जगह पर मिलते थे उसी जगह के नाम पर पड़ता था राउंड। तो पहला बार हम लोग 1947 में जेनेवा में टैरिफ बैरियर की बात हुई, कितनी कंट्री थी, 23 कंट्री थी, 23 कंट्री हैज बीन पार्टिसिपेटेड इन अ जेनेवा राउंड। 1949 में दोबारा मिले एरे में, ये फ्रांस में है, फिर टैरिफ बैरियर की बात हुआ, कंट्री रह गई 13, 10 कंट्री छोड़ के चली गई, 13 कंट्रियों ने अग्रीमेंट ने साइन किया था। 1951 में टर्की, इस्तांबुल, टर्की में राउंड्स हुआ, टर्की में मिले, फिर टैरिफ बैरियर की बात हुआ, कंट्री बढ़कर 38 हो गई, 38 कंट्री ने समझौता पर साइन किया था। 1956 में फिर जेनेवा, टैरिफ, 38 से फिर कंट्री रह गई 26। 1960-61 में फिर मीटिंग हुआ, जेनेवा ढिल्लन राउंड के नाम से जाना गया, फिर टैरिफ, कंट्री रह गई, कंट्री 26 के 26। 1964 से 67 जेनेवा कैनेडी, टैरिफ और एंटी डंपिंग। देखिए टैरिफ हमने उनको बता दिया, वॉट एवर द टैक्सेस ड्यूटीज वी आर इम्पोजिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। वी विल टॉक अबाउट द एंटी, अब एक यहां पर एक नया मुद्दा और आ गया, क्या, एंटी डंपिंग मेजर्स। एंटी डंपिंग मेजर्स क्या होता है, उससे पहले आपको बच्चों समझना पड़ेगा कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग ये होता है, डंपिंग जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, हम लोग डंपिंग कई कारणों वजह से डंपिंग करते हैं। एक तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, अगर आपके देश में ओवर प्रोडक्शन हो गया, आपने सरप्लस प्रोडक्ट दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया, वो हो गया। दूसरा, हम लोग जब नई मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर क्या करते हैं हम लोग, लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो लो प्राइस पे भी होगा, तो हम लोग दूसरे देश की मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं, कंपटीशन में आना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं। तो डंपिंग से क्या होता है कि गरीब देशों को नुकसान होता है कि डंपिंग वाला प्रोडक्ट हमेशा लो क्वालिटी का होता है। तो डंपिंग का एक प्रॉब्लम, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डंपिंग का दिक्कत हुआ, तो एक वही कॉन्फ्रेंस हो, वर्कशॉप, वही राउंड हुआ, जेनेवा कैनेडी राउंड, तो बोला गया इसको कैसे रोका जाए, तो एक एंटी डंपिंग मेजर्स लगा दिए गए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी गई।
एंटी डंपिंग मेजर्स, अब मान लीजिए कि हम लोग जैसे भारत की बात करें, हम लोग चाइना का सामान क्यों खरीदते हैं? कि चाइना का सामान भारत से सस्ता होता है। मतलब सेम चीज अपने के 8 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, चाइना में अगर चाइना वाले सामान 8 रुपए का मिल रहा है तो वी प्रीफर द चाइनीज गुड्स। ठीक है, अगर चाइना का सामान 8 रुपए का, भारत का 10 रुपए का, तो वी डू प्रीफर द चाइनीज गुड्स। अगर भारत सरकार उस पर 4 रुपए ड्यूटी लगा दे तो ये हो जाएगा 12 रुपए का, चाइना का सामान 12 का होगा, भारत का सामान 10 रुपए का होगा, और इंडिया का सामान हाई क्वालिटी भी है, वारंटी भी है, गारंटी भी है, तो पीपल विल प्रीफर द इंडियन गुड्स। तो डंपिंग में हम लोग एंटी डंपिंग मेजर्स इसीलिए लगाते थे ताकि हम लोग डंपिंग को रोक सकें। तो एंटी डंपिंग मेजर्स इज ऑल अबाउट वट एवर द बैरियर्स वी आर इम्पोजिंग, while we are imposing, ठीक है, जो भी बैरियर्स हम इंपोज करते हैं डंपिंग प्रोडक्ट को रोकने के लिए अपने देश में, उसको एंटी डंपिंग मेजर्स बोलते हैं। यहाँ पर 62 कंट्री आपकी। आगे बात करते हैं 1973 से 1985, मतलब मेनली 79 टू 85 का बात हुआ, जिनेवा टोक्यो राउंड। इसमें एक नया इशू आज मार्केट में रेज हो गया, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स। 102 कंट्री हो गई। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स, टैरिफ सबको पता है कि व्हाटएवर द टैक्सेस ड्यूटीज व्हिच वी आर इंपोजिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। वी विल टॉक अबाउट द नॉन टैरिफ मेजर्स। देखिए टैरिफ बैरियर क्या होता है कि टैरिफ बैरियर को हम लोग जो एफटीपी होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी हम लोग टैरिफ बैरियर को इंक्लूड करते हैं। आप चाहते हो कि आप टैरिफ बैरियर को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद भी आपके देश में विदेशी सामान बिक रहा है, बट आप चाहते बैरियर्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, इंपोजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, those barriers is called non tariff measures. क्लियर? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, जल्दी पढ़ा रहे हो, आवाज क्लियर ना आ रहा हो, कोई कोई दिक्कत हो, प्लीज बताइए। अच्छा, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो प्लीज डू टेल मी, कोई भी दिक्कत हो बताइए। का कौन सा लास्ट पॉइंट? नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है कि हम लोग जो भी बैरियर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस लगाते हैं, उसको नॉन टैरिफ बैरियर्स बोल देते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि आप यहाँ मेरे देश में काला कलर नहीं बिकेगा, लाल नहीं बिकेगा, पीला नहीं बिकेगा, कोई रिलीजन की बात हुआ, ठीक है, ऐसे सभी बैरियर्स को हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? whatever the barriers which we are imposing in a qualitative nature on the basis of color, taste, preferences, इन सभी बैरियर्स को हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है WTO या गैट का, उरिगियो राउंड। उरिगियो राउंड, उरगियो राउंड, उरिगियो राउंड में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए देखिए, टैरिफ और नॉन टैरिफ, उरिगियो राउंड जब स्टार्ट हुआ तो 123 कंट्री थे, जब ये उरिगियो राउंड खत्म हुआ तो 128 कंट्री हो गए थे। कितने? 128। जब स्टार्ट हुआ तो 123 कंट्री, तब खत्म हुआ तो 128 कंट्री। उर्गियो राउंड में बहुत सारी चीजें आई, टैरिफ की बात हुआ, नॉन टैरिफ की बात हुआ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स जिसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आगे बताएंगे, डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, टेक्सटाइल, क्रिएशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कई सारी चीजों की बात इसके अंतर्गत आई। अब हम एक एक करके बताएंगे। टैरिफ और नॉन टैरिफ आप समझ गए, ये इतना आपको समझ में आ गया होगी। कोटा इज अगेन चारुल,
it's again non-tariff barrier. Quota if we are imposing on the basis of quantitative in nature, that is called tariff. If in terms of qualitative in nature, that is called non-tariff barriers. ठीक है, तो इसमें देखिए इतना समझ में आ गया होगा कि है क्या। जब भी मार्केट में कोई इशू रेज हुआ करता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई दिक्कत हुआ करती थी, तो हम लोग एक जगह पर मिलते थे, उसको उसके नाम पे पड़ता था राउंड। तो उर्गियो राउंड के दौरान 1986 से लेकर 1994 के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हीं सब दिक्कतों को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये आप आगे बताएंगे। पहले इसमें बात करेंगे ट्रिप्स। मेजर 3-4 चीजें आई, ट्रिप्स आया, ट्रिम्स आया, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी आया और आरईआईज आई। ट्रिप्स, ट्रिम्स, आरईआईज, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। पहले बात करेंगे ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हो क्या रहा था, होने 1986 के दौरान जब 1980 के बाद जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा, जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाने लगे, तो क्या हुआ, डुप्लीकेसी की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। किसकी? डुप्लीकेसी की। आपको पता होगा कि करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स को हम लोग इन्वेस्ट करके, अरबों रुपए खरबों रुपए खर्च करके हम लोग ब्रांड बना पाते हैं, और अगर वो कोई ब्रांड को मिसयूज करेगा, कोई उसी नाम से अपनी ब्रांड स्टार्ट कर देगा, प्रोडक्ट स्टार्ट कर देगा, तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल ब्रांड होगी उसकी सेल पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या हुआ, सबसे बड़ा एक 1986 के दौरान सबसे बड़ा जो इशू डिस्कस हुआ उर्गियो राउंड में, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का, जिसको हम लोग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मेन इशू यही रेज हुआ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन था विपो, 1967 में बना था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह से बैठ के पूरी दुनिया को रेगुलेट कर रहा था, पूरी दुनिया को रेगुलेट कर रहा था, लेकिन विपो पूरी तरह से ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था, विपो फेल हो गया था। तो और कहीं ना कहीं हम लोग जो इंटरनेशनल गुड्स थे वो डोमेस्टिक मार्केट में सेफ नहीं हो पा रहे थे, सेफ फील नहीं कर रहे थे, लोग अपनी डुप्लीकेसी स्टार्ट कर दी थी, लोकल ब्रांड स्टार्ट कर दिए थे। उन सब चीजों के लिए अग्रीमेंट किया गया, जिस अग्रीमेंट को ट्रिप्स के नाम से जाना गया। इसमें 73 आर्टिकल थे, देयर वर 73 आर्टिकल्स एंड 7 मेजर पार्ट्स। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, पेटेंट, लेआउट डिजाइन, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट। 7 चीजों की मेजर बात की गई, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, पेटेंट, लेआउट डिजाइन, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट। अब ये क्या होते हैं? बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं उसको फार्मूला को हम लोग पेटेंट कराते हैं। कॉपीराइट इज बेसिकली फॉर आर्टिस्टिक वर्क, कलाकारी के लिए हम लोग कॉपीराइट कराते हैं। ठीक है, म्यूजिशियंस हो गया, राइटर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, सिंगर हो गए, ये सब कॉपीराइट कराते हैं। ट्रेडमार्क, लोगो, जो नाइकी का लोगो है, वुडलैंड का लोगो है, मैकडोनल्ड का लोगो है, फ्लिपकार्ट का लोगो है, अमेजॉन का लोगो है, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। लेआउट डिजाइन, नक्शा, जो मैपिंग होता है, लेआउट डिजाइन, सर्टेन कोई आपने बिल्डिंग बनाया, कुछ ऐसे नया चीज बना, जिसका लेआउट डिजाइन आपने प्रोटेक्ट कर लिया। अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट होता है कि हर एक इंसान का, हर एक बिजनेस का सर्टेन ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं विच यू कैन नॉट डिस्क्लोज। जैसे मैकडोनल्ड है, पेप्सी है, कोकोला है, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं जो हर साल आती हैं, हर साल बंद हो जाती हैं, बट पेप्सिको एंड कोकोला को नोबडी इज एबल टू बी कम्पीट। क्यों? कहीं ना कहीं दे हैव सर्टेन ट्रेड सीक्रेट विद देमसेल्फ, उनके पास कोई ट्रेड सीक्रेट है, जो टेस्ट है लोगों का बंधा हुआ है, लोग पेप्सी कोकोला को कम्पीट नहीं कर पाते। तो अगर ट्रेड सीक्रेट आपने करा लिया उसको प्रोटेक्ट, तो कोई भी उसको यूज नहीं कर पाएगा। जीआई होता है कि जीआई टैग मिल जाता है, जैसे बनारसी साड़ी सुना होगा, कलकत्ता का बंगाली स्वीट्स, रसगुल्ला, ऐसे कई सारे, गोरखपुर का जीआई टैग अलग हो गया, बनारस का साड़ी अलग जीआई टैग हो गया, तो ऐसे ही उसका बिहार का लिट्टी चोखा। तो हम लोग कुछ सर्टेन लोकेशंस के बेसिस पर, सर्टेन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे, व्हाट एक्चुअली वी डू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द सर्टेन कंट्रीज और सर्टेन स्टेट, दे गिव द जीआई टैग, उसको जीआई टैग देता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। बोला गया जितनी भी चीजें आपकी हैं, जो भी पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेड मार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, लेआउट डिजाइन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन हो गई, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, जो कुछ भी है उसका एक लिस्ट डाउन करिए, और जो भी आप पेनल्टीज इंपोज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट लिख दिया, आगे बोल दिया कि ये पेनल्टीज है, अगर पेनल्टीज इंपोज करेंगे, यस गोल्डन राइस, यस इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीआई टैग। एक तरफ आपने पेनल्टीज लिख दिया, और एक बार एक दूसरे के अग्रीमेंट पे अगर सब लोग साइन कर देंगे,
हमने बताया कि जब यूरोपीय राउंड स्टार्ट हुआ तो 123 कंट्री मेंबर हुआ करते थे। अगर 123 के 123 कंट्री टैग 123 के 123 कंट्री अपना अपना पूरा निकाह बनाएंगे, उनके प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, लेआउट इन्फॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट, एक बार एक दूसरे के अग्रीमेंट पर, एक दूसरे के पेपर पे सब लोग साइन कर देंगे, तो सीधी सी बात है डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिप्स। फिर होता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब बताइए ट्रिप्स में कोई डाउट हो तो, ट्रिप्स में कोई डाउट हो प्लीज बताइए। किसी को किसी प्रकार का ट्रिप्स में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग ट्रिम्स पढ़े आगे। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब ट्रिम्स में क्या होता है? इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम लोग एफडीआई और एफआईआई की बात करते हैं। मतलब क्या है? देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, बहुत सारे संगठन जब देशों को लोन देंगे, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी ए मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज। सीधी सी बात है, मूवमेंट होगा कैपिटल और लेबर का। तो दुनिया के सारे देश ऐसे देशों को टारगेट करेंगे जहां पर ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी लो। तो उससे क्या होगा? ज्यादा अगर मतलब इनफ्लोज की बात कर रहे हैं यहां पे हम, इनफ्लो ऑफ एफडीआई for FDI and FIIs, foreign direct investment and foreign institutional investment। सीधी सी बात है बच्चों कि अगर आप किसी भी देश में ज्यादा एफडीआई हो जाएगी, मतलब एक समय में शॉर्ट टर्म के लिए बात ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में एक्सेस एफडीआई हो जाएगी आपके देश में, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हार्मफुल है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो आपके डोमेस्टिक सेक्टर्स होंगे, डोमेस्टिक सेक्टर्स क्या होंगे? पूरी तरह से प्रभावित होंगे। तो सीधी सी बात है, जहां पे कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पे अभी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है, बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट आप लोगों को पता है अभी भी, अगर ऐसे देश में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट, अगर आप बहुत ज्यादा एफडीआई अलाउ कर देंगे सारे के सारे सेक्टर्स में, तो विदेशी कंपनी आपके बहुत ज्यादा व्यापार करने आएंगी, तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी। तो व्हाट एक्चुअली वी डू, हम लोग क्या करेंगे ट्रिम्स में? इसमें बोला गया, सारे देशों को बोला गया कि अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की बात करिए, किन किन सेक्टर्स में आप एफडीआई अलाउ कराना चाहते हो, किन किन सेक्टर्स में नहीं चाहते हो, आप बता दीजिए। एक बार हमने बोल दिया कि रिटेल हो गया, एविएशन हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, जो भी सेक्टर्स हैं आपने बोल दिया 10%, 100%, 0%। जिन सेक्टर्स में आपने लिख दिया 100% एफडीआई अलाउ है, इसके मतलब आप चाह रहे हो कि दुनिया के सारे देश, दुनिया का कोई भी इंसान आपके देश में आके व्यापार कर सकता है। जिन सेक्टर्स में आपने लिख दिया 0%, इसके मतलब आप नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी इंसान आपके देश में आके व्यापार करे। क्लियर है ना? तो ट्रिम्स का मुद्दा यही है, ट्रिम्स का मुद्दा यही है कि एवरी कंट्री हैज, सारे कंट्री से पूछा गया कि व्हाट एवर द सेक्टर्स एंड व्हाट एवर द एफडीआई पॉलिसीज यू हैव टू बी डिस्क्लोज दोस एफडीआई पॉलिसी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने आप बता दीजिए किन किन सेक्टर्स में आप कितना कितना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। उसके बाद एक सब लोग एक दूसरे के अग्रीमेंट पे, एक दूसरे के पेपर पे साइन कर लेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी, हमने बोल दिया कि 100% एफडीआई अलाउ है, आप आके व्यापार कर सकते हो। हमने बोल दिया 0% अलाउ है, तो इसमें मतलब आप मेरे देश में आके उस सेगमेंट में या उस इंडस्ट्री में व्यापार नहीं कर सकते। फिर हमने बताया डीएसबी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डब्ल्यूटीओ के अंदर का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पूरी फुल फ्लेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने लगे थे, तो हम लोगों ने एक क्या करा, एक अपना ऑटोनोमस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बना दिया जो पूरे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है।
ठीक है, REI ये अपने आप में एक टॉपिक है, हम आपको पढ़ाएंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, when the two or more than two country form some certain group for promotions of international trade, for free movement of labor and capital from one country to the other country, that is called REIs। REIs हम लोग 5 तरीके से बनाते हैं: प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। ये अपने आप में बच्चा टॉपिक है, इससे 100% 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको हम बाद में बताएंगे आगे इसी सीरीज में। 2-3 दिन बाद आपको ये पढ़ाएंगे। ये हो गया REI। अब आगे बात करते हैं ये अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ WTO क्या कहता है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ WTO गेट का मतलब क्या है? रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या? जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। म्यूचुअल लोअरिंग ऑफ द ट्रेड बैरियर, दस कंट्री दैट लोअर्स देयर टैरिफ कुड एक्सपेक्ट देयर ट्रेडिंग पार्टनर टू डू द सेम। जैसे का तैसा बिहेव करना है। अब सपोज 2 कंट्री आपस में मिलकर समझौता कर रहे हैं कि हम आपको इतने सर्टेन गुड्स पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज में छूट देंगे, तो आपको भी सेम बिहेव करना पड़ेगा। जैसे ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब बेसिक सिद्धांत क्या है WTO के या गैट के। तो रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं, जैसे का तैसा। अगर आपको कोई डिस्काउंट छूट दे रहा है, टैरिफ बैरियर कम कर रहा है, तो इन सेम मैनर यू हैव टू डू आल्सो। मोस्ट फेवर्ड नेशंस, मतलब ये रिमूवल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। WTO या गैट कहता है यहां पर लोग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की बात नहीं करते, ये यूनिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। पूरी दुनिया को यू हैव टू बी ट्रीट इन इक्वल मैनर। आपको सारे देशों के लिए, और whomsoever countries are the member of GATT or WTO, we have to be treated in a uniform manner. You cannot customize the policy on the basis of neighboring country, on the friend country. आपका कोई दोस्त है या आपकी कोई नेबरिंग कंट्री, उसको सोचो कि आप कम पैसे में कम टैक्सेस ड्यूटीज ले लें। इट विल नॉट बी हैपन लाइक दिस इफ यू आर द मेंबर ऑफ GATT और WTO। तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस का पूरी तरह से WTO ने बात करता है कि यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, किसी भी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन से कोटा नहीं देना है। डिस्पाइट ऑफ इंडिया हैज गिवन द MFN कोटा टू द पाकिस्तान आफ्टर द पुलवामा अटैक, व्हाट वी हैव डन, वी हैव विथड्रॉन द MFN कोटा फ्रॉम पाकिस्तान। सो ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है पूरी दुनिया को आपको इक्वल ट्रीट करना है, कोई भी फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, लिखा भी आपने पढ़ लिया होगा, बोल तो पूरा दिया है हमने। MFN principles hold that the tariff preference is granted to one state must be granted to the all other. In other words, there could be no favored nations among the members. किसी भी देश को मतलब है कि आप जो टैक्सेस आप एक देश से ले रहे हो, वही टैक्स आपको दुनिया के सारे देशों से लेना पड़ेगा। क्लियर है? फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब थर्ड आया 3 बेसिक प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी, MFN एंड नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या कहता है? नेशनल ट्रीटमेंट मींस दैट फॉरेन गुड्स आर ट्रीटेड इक्वली विद द डोमेस्टिक गुड्स and the countries are not able to enact such policies that give their domestic product any advantage over foreign product. So national treatment मतलब there should not be any discrimination between the domestic goods and the national goods. आपको विदेशी गुड्स को भी सेम ट्रीट करना है। बीइंग ए रिटेलर, जैसे मेरी कोई दुकान है या आपका बिजनेसमैन है, आप कोई डोमेस्टिक गुड्स भी सेल कर रहे हैं, इंटरनेशनल गुड्स भी सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इन अ डोमेस्टिक गुड्स इज मोर एज कम्पेयर टू द फॉरेन गुड्स, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप फॉरेन गुड्स को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो दे शुड नॉट बी, क्या पूछ रहे हैं चारुल आप? गवर्नमेंट्स और WTO, ट्रिम्स में पॉलिसी WTO बनाता है। बनाएगा WTO, सीधी सी बात है, बट देयर विल बी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो ना। सरकार के दुनिया के जितने सारे देश हैं, दुनिया के जितने सारे देश हैं ना, वो अपनी अपनी ट्रिम्स की पॉलिसी लेके आएंगे ना, उसको WTO क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो फाइनली पहले तो सारे देशों को खुद बनाना पड़ेगा, किस किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्सेस, कितना आप टैरिफ लगाना चाहते हो, क्या फाइन लगाना चाहते हो, कोई मिसयूज करेगा। ठीक है, और ट्रिम्स में तो ट्रिम्स की जो पॉलिसी होती है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाएगी ना। सारे देशों को बोला जाएगा कि अपनी सरकारों को किस किस सेक्टर में कितना FDI अलाउ करना चाहते हैं, किस सेक्टर में कितना FDI अलाउ करना नहीं चाहते हो। ठीक है, आपने एक बार बता दिया, बता के आपने WTO को बता दिया, उसके बाद चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी वेरी जीरो।
पॉलिसीज तो कौन बनाएगा? पॉलिसी तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी तो रिस्पेक्टिव कंट्री बनाएगी ना। एक आया ग्रैंड बार्गेनिंग। ग्रैंड बार्गेनिंग क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज अग्रीड टू इंक्लूड द ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल अंडर द डब्ल्यूटीओ सम एक्सेप्शंस। ग्रैंड एक बार्गेनिंग हुआ डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, या उसमें डेवलपिंग कंट्री चाहती थी कि आईपीआर को डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। डेवलप्ड कंट्री चाहती थी कि ट्रेड और ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डब्ल्यूटीओ के साथ इंक्लूड किया जाए। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया गैट के अंदर प्रोडक्ट की बात करी थी, बट प्रोडक्ट में हमने टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को छोड़ दिया गया था। बट मुद्दा क्या है? ग्रैंड बार्गेनिंग के तहत क्या गया? डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बार्गेनिंग हुई, बट डेवलपिंग कंट्री ने बोला कि आईपीआर को इंक्लूड करो, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो जिन देशों के पास पेटेंट होगा, कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क होगा, वही देश वो प्रोडक्ट्स को यूज कर पाएंगे। कंट्रीज लाइक पुअर कंट्री, उनके पास पैसा तो है, बट वो भी अगर आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, लेकिन यूज तभी कर पाएंगे जब वो आईपीआर वाली चीजों को आप डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत लाएंगे। बट डेवलप कंट्रीज के पास सब कुछ था, बट एग्रीकल्चर टेक्सटाइल एग्रीकल्चर सेक्टर्स नहीं था, कि खाना सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए। ठीक। अब है डिफरेंस बिटवीन द डब्ल्यूटीओ एंड गैट। अभी गैट 1994 है, वो भी आगे बताएंगे। कुछ बेसिक समझ लीजिए। इट वाज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी, अग्रीमेंट था। इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद मेंबर्स। यहाँ पर फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन, एक मेंबरशिप के साथ। यहाँ पे अप्लाइड ऑन प्रोविजन बेसिस प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशंस। यहाँ पर नो प्रोविजनल एप्लीकेशन, नो गॉड ग्रैंडफादर राइट, कोई ग्रैंडफादर राइट्स नहीं है, प्रोविजनल एप्लीकेंट्स कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बेसिस था कि आप कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए प्रोविजनली भी आप कुछ एप्लीकेशन देकर कुछ चीजों को मोल्ड कर सकते हैं, कुछ चीजों को बदलाव कर सकते हैं। कैट कंसर्न विद द टैरिफ बैरियर्स इन ट्रेड ऑफ गुड्स। केवल टैरिफ बैरियर की बात करते थे, वो भी गुड्स की। यहाँ पर हम लोग नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कई सारी चीजों की बात करते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, बहुत कमजोर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, वेरी वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। बट डब्ल्यूटीओ में स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। अब आया रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। आप तो कोई डाउट है तो बताइए। आगे बताते हैं आपको। ठीक है, रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्यों बना? इंक्रीज इन द नॉन टैरिफ बैरियर्स फ्रॉम डब्ल्यूटीओ। नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो गैट के अग्रीमेंट से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। शिफ्ट इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टू सर्विसेज। मोस्टली जो डेवलप कंट्री थी, उनका एडवांटेज, उनको ज्यादा बेनिफिट सर्विसेज से आने लगा था। अभी उन्होंने सोचा कि अभी हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तब इतना बेनिफिट हो रहा है, अगर हम सर्विसेज को भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, और बेनिफिट होगा। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे स्टार्टेड गेटिंग द मोर कंट्रीब्यूशन इन देयर जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सर्विस सेक्टर्स एज कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दैट इज द ओनली रीजन किया हुआ कि डब्ल्यूटीओ की बात करी गई। डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन इंक्लूड ट्रेड इन। ठीक है, ये तो पहले से बता दिया था आपको।
अब आगे पढ़िए गैट 1994। गैट 1947 में हमने ऑलमोस्ट सब बता दिया। गैट 1994 क्या था? इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ गैट 1947 व्हाट इट्स एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू द नॉन टैरिफ बैरियर। अब मुद्दा क्या हुआ? गैट 1994 में बना। गैट 1994 में मेजर 5 अग्रीमेंट किए गए। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA, अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स SPS, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ATC, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स, और अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो गैट 1994 के अंतर्गत हम लोगों ने एग्रीकल्चर की बात भी किया, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करने की बात किया गया, टेक्सटाइल को इंक्लूड करने की बात किया गया, ट्रिम्स की बात किया गया, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मतलब कुछ सर्टेन बैरियर्स, टेक्निकल बैरियर्स के लिए भी अग्रीमेंट किया। सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं कि मतलब आप किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाओगे तो वहां के नेचर को हार्म नहीं करोगे, वहां के इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करोगे, वहां के एनिमल्स को हार्म नहीं करोगे, इसके लिए भी एक अग्रीमेंट किया गया। उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। ठीक है। फिर एक बना गैट्स, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। हमने आपको बताया गैट एक तो जो गैट था GATT, इसके अंतर्गत हम कोई भी चीज अगर इंक्लूड करना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो हमको हर चीज के लिए अलग अग्रीमेंट बनाना पड़ता था। हमने आपको बताया कि गैट 1994 में सर्विसेज को इंक्लूड करने की बात की गई कि सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए, तो एक अग्रीमेंट किया गया जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स। इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या हुआ था कि 1981 के दौरान Y9080 ban for instances services had come to comprise about 66% of the GDP of developed country and 67% of their employment. डेवलप्ड कंट्रीज में उनकी जीडीपी में 66%, 66% कंट्रीब्यूशन वाज कमिंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर्स एंड उनके एम्प्लॉयमेंट में इट वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अराउंड 67%। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आ रहा है, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, तब देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। जब बड़ी बड़ी दुनिया के दूसरे देशों की एयरलाइंस आपके यहाँ व्यापार करने आएंगी, बैंकिंग आएगा, टेलीकॉम आएगा, IT आएगा, तो कहीं ना कहीं देश और ग्रो करेगा। तो गैट्स के अंदर 4 मेजर एनेक्सर्स बने थे। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, भाई इंसान की बात करेंगे, इंडिविजुअल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और एयर ट्रांसपोर्ट। तो गैट में स्टार्टिंग में 4 चीजों की बात करी गई। मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, अगर कोई इफ समबडी इंडिविजुअल्स आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, क्योंकि वो कहीं जा रहा है दूसरे देश में, तो सर्विस ही दे रहा है ना वो। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑल अबाउट गैट्स। अब हम लोग बेसिक बताते हैं WTO क्या होता है। ये ठीक है, मेंबर्स ऑफ ऑब्जर्वर्स, अभी 164 कंट्री हैं, गैट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं WTO। WTO में 164 कंट्री हैं, 164 कंट्री सिंस 29 जुलाई 2016। इंडिया हैज बीन a WTO member since 1st January 1995, a member of GATT since 8 जुलाई 1948। भारत 8 जुलाई 1948 से मेंबर है गैट का और 1 जनवरी 1995 से WTO का मेंबर है। लोकेशन, हेड ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्टेब्लिश 1995 में हुआ। क्रिएटेड बाय उर्गियो राउंड नेगोशिएशन, हमने को बताया ना 1986 से लेकर 1986 से लेकर 1994 तक क्या हुआ, वी हैव कंडक्टेड वन राउंड, दैट राउंड नेम वाज उर्गियो राउंड नेगोशिएशंस। तो उर्गियो राउंड के बाद, उर्गियो राउंड में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था मैरिकस एग्रीमेंट। मैरिकस एग्रीमेंट हुआ 1992 में, उसके बाद हम लोगों ने WTO 1995 में बन गया। हेड कौन है? एनगोजी अकोंजो इवाला, ये नाइजीरियन है। ये भी कल PCS का पेपर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल PCS का पेपर था UP PCS, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो WTO के जो हेड है वो किस देश के, किस देश से बिलोंग करते हैं। नाइजीरिया के हैं एनगोजी अकोंजो। इससे पहले रॉबर्टो हेजबेडो थे, अभी लेकिन एनगोजी अकोंजो हैं। तो ये बेसिक हो गया कि 164 मेंबर हो गए, 1995 में बना, जेनेवा हेड ऑफिस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि WTO का काम क्या है। WTO का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेटिंग द WTO ट्रेड अग्रीमेंट। जो भी हम लोग WTO के अंदर समझौता करते हैं उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करना। फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, WTO एक फोरम प्रोवाइड करता है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए। यू कैन कम ओवर ऑन, यू कैन कम विद योर ओन पॉलिसीज, अपनी ट्रेड पॉलिसी को लेके आ सकते हो। तो WTO एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हर 2 साल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करता है,
ताकि हर 2 साल में हर जितनी भी मेंबर कंट्री हैं वो आपस में आके बात कर सकें। बात करने के बाद अगर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ को कुछ इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए फोरम प्रोवाइड करता है। हैंडलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट, जितने ट्रेड रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको एंड डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जो भी देश की ट्रेड पॉलिसीज होती है उनको मॉनिटर करते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको नहीं पता कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कॉपरेशन विद द अदर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट 11th WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना में हुई थी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे WTO का मिशन क्या है। WTO स्टेटेड गोल इज टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्री स्पेसिफिकली बाय लोअरिंग द ट्रेड बैरियर्स। कुल मिलाकर WTO कहता है ट्रेड बैरियर्स को कम से कम रखिए, यूनिफॉर्म पॉलिसीज की बात करिए, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन द ट्रेड। Its main mission to ensure that trade flows as smoothly, predictability and freely as possible. The main mission is further specified in certain core functions serving। भाई सेम बात है, इसका मेन मुद्दा यही है कि WTO का ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड नेगोशिएशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी सेम ही है, हमने जो आपको यहाँ पे हैंड रिटन में लिखवाया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। लास्ट में इसमें एक चीज और है, एक चीज ये है, अग्रीमेंट स्टेब्लिशिंग द WTO। जब WTO गैट्स WTO बन रहे थे, कौन कौन से अग्रीमेंट स्टेब्लिश किए गए थे, उसमें 4 एनेक्जर थे, एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3, एनेक्जर 4। एनेक्जर 1 में 1ABC, एनेक्जर 2 में DSP डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट बॉडी, एनेक्जर 3 ट्रेड पॉलिसी रिव्यू और एनेक्जर 4 प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट। प्लूरिलेटरल क्या होता है, एक होता है बायलेटरल, बायलेटरल होता है, एक होता है मल्टीलेटरल। बायलेटरल होता है बिटवीन द टू, दो कंट्री के बीच में बायलेटरल। मल्टीलेटरल मोर देन टू। प्लूरिलेटरल होता है मोर देन टू बट नॉट मेनी, जब 2 से ज्यादा बट 7-8 देश आपस में मिलकर कोई समझौता करते हैं उसको प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर गैट 1994, गैट्स और ट्रिप्स, जब गैट WTO हम लोग फाइनली उसकी जो पेपर फाइलिंग हो रही थी, हम लोग उसमें एनेक्जर्स कौन कौन से ऐड किए गए थे, इन सब अग्रीमेंट्स की बात की गई। उसके बाद WTO बना गया। एनेक्जर 1 सबसे ऊपर रखा गया, गैट 1994 के पेपर्स, फिर गैट्स के, फिर ट्रिप्स के। एनेक्जर 2 में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनी जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। एनेक्जर 3 में ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बात किया गया। एनेक्जर 4 में प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट्स की बात किया गया। और लास्ट आया डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। हमने बोला कि गैट में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था, बहुत वीक था, बट हमारा WTO में, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कि डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसको सीक्वेंस में लगाने को पूछ देते हैं, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहले जब दो, देखिए डिस्प्यूट कौन है, केवल ट्रेड डिस्प्यूट्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, केवल ट्रेड डिस्प्यूट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात होता है कि सबसे पहले कंसल्टेशन, मतलब जब आप मान लीजिए जैसे कि इंडिया चाइना की बात है या US चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, ये मान लीजिए कि पाकिस्तान चाइना या पाकिस्तान US का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो किसी भी देश का आपस में ट्रेड वॉर चल सकता है ना, तो आपस में कोई भी लड़ाई होगी तब आप कंप्लेंट करेंगे किसके पास, आप कंप्लेंट करेंगे WTO के पास। WTO के पास आपने कंप्लेंट कर दी, ठीक है। तो WTO ने आपने बोल दिया कि इन्होंने हमारे ऊपर गलत ट्रेड में चीट किया है, कुछ भी प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले WTO कहता है दोनों पार्टी को, जैसे जैसे आपने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, कंप्लेंट आपने नोटिस में आई उनके WTO के, तो 60 दिन का टाइम देगा कंसल्टेशन का कि दोनों पार्टी आपस में बैठ के समझौता कर लीजिए। अगर समझौता 60 दिन के अंतर्गत नहीं होता है, फिर WTO क्या करेगा, WTO इसकी पूरी अलग बॉडी है WTO में, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वही देखता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैनल, 45 दिन के अंदर एक पैनल को इस्टेब्लिश करेगा, और पैनल में जिन देशों के बीच में डिस्प्यूट है उन देशों के मेंबर नहीं होंगे और देशों के मेंबर होंगे, मतलब ठीक है, न्यूट्रल मेंबर्स होंगे। पैनल इस्टेब्लिशमेंट होगा। फिर क्या करेगा, अगले 6 महीने, 2 से 6 महीने में 60 दिन से 180 दिन तक की पैनल एग्जामिनेशन एंड पैनल फाइनल पैनल रिपोर्ट्स टू द पार्टीज।
पैनल प्रॉब्लम्स को एग्जामाइन करेगा, पैनल प्रॉब्लम्स को पता लगाएगा और एक फिर रिपोर्ट तैयार करेगा पैनल, और फिर फाइनल रिपोर्ट किसको दे देगा? पार्टीज को दे देगा। देखिए हमने ये पता करा है, हमने ये रिपोर्ट फाइनल बना रहे हैं। फिर पैनल क्या करेगा? पैनल रिपोर्ट सबमिटेड टू द डीएसपी। उसके बाद अगर पार्टीज को हमने जो भी रिपोर्ट बनाई, दोनों पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, पार्टी ए पार्टी बी को, तो पैनल क्या करेगा? वो रिपोर्ट पार्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को दे देगा, डीएसपी को। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डिसीजन लेगी, तो डीएसपी के पास 2 से 6 महीने का टाइम रहेगा उसको डिसीजन लेने का। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फाइनल डिसीजन लेने से पहले डीएसपी रिपोर्ट अडॉप्ट करेगी, उससे पहले एक बार फिर, क्योंकि जब डीएसपी के पास रिपोर्ट जाएगी तो पैनल रिपोर्ट डीएसपी के पास भेजेगा, डीएसपी भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, डीएसपी भी अपना तर्क वितर्क करेगा, अपने आर्ग्यूमेंट देगा, अपने पॉइंट देगा, तो उसमें कुछ वो एड ऑन करेगा। एड ऑन करने से पहले, फाइनल डिसीजन देने से पहले फिर रिपोर्ट पार्टीज को देगा कि देखिए हम ये फैसला सुनाने वाले हैं। तो अपील रिपोर्ट का एक मौका देता है फिर मेंबर कंट्री को, उसमें 60 से 90 दिन का टाइम देगा कि 2 से 3 महीने के अंदर अगर कोई रिपोर्ट, जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, डिसीजन लेने वाले अगर सही है तो ठीक है, अगर आपको अपील करना है तो अपील कर दो, दोबारा दिक्कत कर सकते, दोबारा फिर से अपील कर दिया तो दोबारा फिर जहां से स्टार्ट होगा, कंसल्टेशन से स्टार्ट होगा। अगर अपील नहीं किया पार्टीज ने, अगर सही थी, तो डीएसपी क्या करेगा? रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लेगा, रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन एंड नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन का मतलब है, आपने जो एलिगेशन लगाए थे, ए ने एलिगेशन लगाया कि बी ने चीट किया उसको, तो इंप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन का मतलब है कि चीट किया, जो एलिगेशन ठीक है वो। अगर नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब है, जो आपने एलिगेशन लगाए, ए ने एलिगेशन लगाया था बी पे कि आपने बी ने चीट किया, बट रिपोर्ट जो बनी, पैनल ने रिपोर्ट बनाई, डीएसपी ने जो रिपोर्ट बनाई, उससे पता चला कि वो गलत बात है, आपने गलत एलिगेशन लगाया, उसका मतलब है नॉन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन के एलिगेशन ठीक हुए तो रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग और फाइनली डिसीजंस लेंगे, जो भी डिसीजंस होंगे। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट बताइए। अगली बात, फिर डब्ल्यू 1995 के बाद से एक राउंड स्टार्ट हुआ 2001 में, जिसको बोलते हैं दोहा डेवलपमेंट राउंड, डीडीआर राउंड, दोहा डेवलपमेंट राउंड। इसका मेन काम करता है एओए, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो दोहा डेवलपमेंट राउंड है, इसमें केवल एक चीज की मेनली बात की जाती है, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात किया जाता है। इसमें मेन मुद्दा केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स का है। यो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मेन उद्देश्य क्या है? फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड ट्रेडिंग सिस्टम, कमिटमेंट ऑन सपोर्ट एंड प्रोडक्शन, operationally effective GATT rules and discipline, equitable trade reform process, greater opportunities in terms of access to developing countries, concern for LDCs and FIDCs, least developing country की बात कर रहे हैं, concern for non trade issues such as food security, environment और health की बात करते हैं। अब ये कुछ सब्सिडी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है। ग्रीन बॉक्स में वी आर मोर कंसर्न अबाउट द रिसर्च, एक्सटेंशन, पीडीएस, डीकपल्ड पेमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। ब्लू बॉक्स में हम लोग प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी सर्टेन बोल दिया कि इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। एम्बर बॉक्स में सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट, जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर दिया हमने, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक इनपुट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स, पावर, इरिगेशन। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक में मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया, नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक में हमने इनपुट सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स हो गया, पाउडर्स हो गया, इरिगेशन में कुछ सब्सिडी देने की बात करते हैं। तो मेनली 3 सब्सिडीज होती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। So this is all about the today's lecture. If anyone is having a doubt, please do tell me. कोई डाउट भी बताइए। Anyone is having any doubt, please do tell me. Do you have any doubt? It's one of the most important lecture और 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैंने नेट के पेपर में मिलेंगे आपको इससे।
यस, आई विल बी सेंडिंग द नोट्स अब, पीडीएफ में नोट्स आपको सेंड कर देंगे हम लोग। तो इफ इन किसी को कोई डाउट नहीं है तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर, वी विल मीट यू टुमारो बाय द प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम। अगर कोई टाइमिंग में चेंज होगी तो आई श्योरली आई टेल यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा, गुड बाय, टेक केयर।